कौन सा चैप्टर है, कितने अंक का, किस चैप्टर के अंदर किस किस तरह का टॉपिक है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप आर्थिक समस्या से क्या समझते हैं, दुर्लभता का क्या मतलब होता है, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या है, केंद्रीय बैंक कैसे काम करता है, व्यवसायिक या फिर वाणिज्य बैंक कैसे काम करता है, महंगाई को समझेंगे आप, इन्फ्लेशन कि सर $1 की कीमत आज 86 रुपए से भी ज्यादा क्यों हो गई, कि सर हम वो सब कुछ हल करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जहां हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं क्लास 12 के अंदर। खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये पूरा वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखना कि यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख करके ही इस पूरे सिलेबस को हम बता रहे हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि क्लास 12 का ये पूरा सिलेबस हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का, डिटेल में जाएंगे, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। जो बच्चे 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, खास करके हिंदी माध्यम में, उन बच्चों के लिए आज हम सिलेबस के अंदर सारी चीजें खंगालने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है, कितने अंक का, किस चैप्टर के अंदर किस किस तरह का टॉपिक है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किस में हम ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, सारी बातें आज की क्लास में होने वाला है। आइए सबसे पहले यहां पर ध्यान रखोगे कि यूपी बोर्ड का सिलेबस है 2025-26 के लिए, क्लास 12 का है, हिंदी माध्यम में बात करने वाले हैं। देखो, दो भाग में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। सबसे पहला भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि छोटा सा अर्थशास्त्र। देखो, इसमें कुछ बेसिक सी जानकारियां होती है, ठीक है, जैसे कि एक उपभोक्ता के बारे में आप सीखोगे, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के बारे में सीखोगे, बाजार के बारे में जानोगे। तो इस प्रकार से पूरे इस अर्थशास्त्र के अंदर आपको मिलने वाला है, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम देते हैं। तो एनसीईआरटी का ये पहला भाग है, ठीक है, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, यानी कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इस पूरे के पूरे किताब का नाम क्या है, परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या फिर आप कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस पूरे के पूरे किताब में इस प्रकार से 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देखो, एनसीईआरटी के अंदर में हो सकता है आपको 6 चैप्टर देखने को मिल जाए, क्योंकि बाजार वाला चैप्टर ही 3 भाग में तोड़ दिया गया है, समझ पाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बाजार वाला चैप्टर केवल और केवल एक भाग में आप पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के अंदर, क्लियर ना। तो ये देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जो कि 4 अंक का चैप्टर है। उसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो ये चैप्टर है 18 अंक का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी हम बात करेंगे इसी के ऊपर। फिर यहां पर देखिए, तीसरे चैप्टर का नाम है उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति। उत्पादनकर्ता का मतलब प्रोड्यूसर, और किस प्रकार से देश के अंदर में एक फर्म या फिर कह सकते हैं एक उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति करता है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपका 18 अंक का है। दोनों चैप्टर लगभग सेम मार्क्स वेटेज के हैं और बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर ही दोनों जो है वो आधारित हैं, एक ही जैसा पढ़ने में आपको लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए, चौथा जो चैप्टर है ये दोनों चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे चैप्टर का नाम है बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण, यानी कि यहां पर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजारों के अलग अलग स्वरूप, और साथ ही में क्या कह रहा है, साधारण युक्तियों के साथ आप देखेंगे आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, कैसे वस्तुओं का दाम तय किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है उसमें बेसिक टर्म आते हैं, जैसे कि आप आर्थिक समस्या से क्या समझते हैं, दुर्लभता का क्या मतलब होता है, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इस तरह का टर्म आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। उत्पादन संभावना वक्र, जो कि पहला डायग्राम आप पढ़ने वाले हैं पहले ही चैप्टर के अंदर। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, किन किन मान्यताओं पर आधारित है, क्या इसकी खासियत है, विशेषताएं हैं, ये सब कुछ आप परिचय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। तो यहां पर आप किसी एक उपभोक्ता के पूरे व्यवहार को समझने वाले हैं, ठीक है, जहां पर आप देखोगे कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब पहुंचेगा,
एक वस्तु की स्थिति में संतुलन कैसे होता है, दो वस्तु की स्थिति में संतुलन कैसे होता है, ये सारा कुछ इसी चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। साथ ही साथ आप पढ़ते हैं मांग का नियम, मांग की लोच, ये सब कुछ आपको दूसरे चैप्टर के अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना। मांग की लोच के कितने सारे प्रकार होते हैं, मांग की लोच को मापा कैसे जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर डायग्रामेटिक है और न्यूमेरिकल बेस्ड है। ध्यान रखना, ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा अंक दिलाने की ताकत रखता है, ठीक है। अब यहां पर आइए, उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, यह है तीसरे चैप्टर का नाम। अब यहां पर आप किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में जानेंगे, किसी एक फर्म के बारे में जानेंगे, किसी एक उत्पादन की इकाई के बारे में जानेंगे कि कब कोई प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहता है, कब उत्पादन को घटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो इससे संबंधित कंसेप्ट क्या आएगा, उत्पत्ति का नियम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, उत्पादन फलन यहीं पढ़ने वाले हैं, लागत का कंसेप्ट मिलेगा आपको, लागत का कंसेप्ट, जैसे लागत होता किस प्रकार का है, जैसे कि स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, ठीक है, अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, ठीक है। तो इस प्रकार से लागतों का भी कंसेप्ट आप देखने वाले हैं। साथ ही साथ रेवेन्यू का भी कंसेप्ट आएगा। रेवेन्यू मतलब कमाई, दुकानदार की कमाई, है ना, आगम भी आप इसको कह सकते हैं, राजस्व भी कह सकते हैं। तो यहां पर राजस्व की भी चर्चा होगी। एक छोटा सा टॉपिक यहां पर आएगा कि आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक छोटा सा टर्म है, बस उसको क्लियर करेंगे। और साथ में यहां पर आपूर्ति से संबंधित आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि मांग की लोच जैसे आपने पढ़ा, वैसा ही आपूर्ति से संबंधित आएगा कि आपूर्ति की लोच या फिर पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं, आपूर्ति का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा तीसरे चैप्टर के अंदर। अब आइए चौथे चैप्टर का नाम देखें, बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है और हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने दूसरा और तीसरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो चौथे चैप्टर को तो आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर मांग और पूर्ति दोनों कंसेप्ट पर चर्चा होने वाली है। कभी भी आप चौथे चैप्टर को डायरेक्ट शुरुआत मत करना, क्योंकि चौथे चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट छुपे हुए हैं वो चैप्टर 2 और 3 दोनों मिलकर के तैयार हुआ है। क्लियर? तो यहां पर बाजारों के अलग अलग प्रकार सुनेंगे आप, जैसे कि बाजार सबसे पहले होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब बाजार के प्रकार में जाएंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, इस तरह से कंसेप्ट आप यहां पर क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कैसे किसी वस्तु का दाम तय होता है, इसके लिए 3 अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत असल में क्या है, उसी पर चर्चा होगी इस वाले चैप्टर के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं 10 अंक का चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर कह सकते हैं कि ये देख लो 18 और 18 यहां पर हो जा रहे हैं आपके 36 अंक, 36 और यहां पर 4 40 और 10 50। तो कुल मिलाकर के व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपको 50 अंक तक के सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए समष्टि अर्थशास्त्र पर, इसका नाम क्या है, दूसरे भाग का नाम दिया है एनसीईआरटी के अंदर में, देखो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और यूपी बोर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका नाम परिचयात्मक वृहत अर्थशास्त्र। वृहत लिखे या फिर व्यापक अर्थशास्त्र लिखे एक ही बात है, या फिर आप समष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको 6 चैप्टर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो परिचय वाला चैप्टर है दोबारा से रखा है समष्टि के लिए भी, है ना, और पुराने वाला जो आपने देखा व्यष्टि में, इसमें भी परिचय वाला चैप्टर रखा है। तो यूपी बोर्ड के अंदर में क्या है, बेसिकली परिचय चैप्टर एक ही बार रखा गया है, जहां पर आप माइक्रो मैक्रो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी सर परिचय है तो क्या दोबारा से पढ़े, नहीं। अगर आपने सिलेबस में यहां पर देख लिया कि परिचय पहले ही डाला गया है तो आप यूपी बोर्ड के अनुसार देखो, ठीक है। तो यहां पर आप बात समझ गए होंगे। अब देखो यहां पर 5 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण योग, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। ये चैप्टर देखोगे 12 अंक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर आप राष्ट्रीय आय को समझते हैं, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को समझते हैं, राष्ट्रीय आय की माप कैसे की जाती है, मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ये सब कुछ मिलेगा इस वाले चैप्टर के अंदर। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इस तरह का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। फिर देखो दूसरे चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग, जो कि आपका 8 अंक का चैप्टर होने वाला है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों?
क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग जानना चाहते हैं कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक का कौन कौन सा काम होता है, केंद्रीय बैंक कैसे काम करता है, व्यवसायिक या फिर वाणिज्य बैंक कैसे काम करता है, मुद्रा कैसे काम करता है, और जब मुद्रा का चलन नहीं था तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां हुआ करती थी। तो उन सारी चीजों की चर्चा इस वाले चैप्टर के अंदर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो तीसरा चैप्टर जो है वो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ है। ठीक है, तो यहां पर आय एवं रोजगार का निर्धारण चैप्टर का नाम दिया गया है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर के अंदर में आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो 14 अंक का ये चैप्टर आपका होगा यूपी बोर्ड के अंदर। ध्यान रखोगे, इसमें आपको बहुत मजा तभी आएगा जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर को यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, तीसरे चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो चौथा चैप्टर आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो भी जाएगा। लेकिन ये दोनों चैप्टर जो आपने व्यष्टि के अंदर देखा, वही कहीं ना कहीं आपको ये समझने में भी अच्छे से मदद करने वाला है। ठीक है ना, तो यहां पर आप क्या पढ़ेंगे, उपभोग फलन क्या होता है ना, बचत क्या होता है, बचत फलन किसे कहते हैं, निवेश क्या होता है, गुणक किसे कहते हैं, ये सब कुछ मिलेगा इसी के अंदर। महंगाई को समझेंगे आप, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रा अवस्फीति, ये सारा टर्म आपको यहीं पर मिलने वाला है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जब देश में महंगाई आ जाती है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो दो नीतियां हम लोग पढ़ने वाले हैं, राजकोषीय नीति जो कि देश की सरकार तैयार करती है, मौद्रिक नीति जो कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके लिए। अब चौथे चैप्टर का नाम यहां पर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जो कि 8 अंक का चैप्टर होगा। और ये समझ लो हर भारतीय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की अभी भी जो वित्तीय जानकारी है बहुत कम लोगों तक अच्छे से पहुंच पाया है। अब यहां से इस चैप्टर को जो पढ़ लेता है एक बार, वो पूरी तरीके से समझ अपने अंदर विकसित कर सकता है कि हमारी देश की सरकार ने अच्छी नीति बनाई है या नीति अच्छी नहीं बनाई है। हाँ, अपना विचार रख सकते हैं कंसेप्ट को समझते हुए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों को आप जानने वाले हो। सरकार बार बार कहती है कि हमारा राजस्व खर्चा इतना हो गया, हमारा पूंजीगत खर्चा इतना हो गया, राजस्व घाटा इतना हो गया, पूंजीगत घाटा नहीं, राजकोषीय घाटा इतना हो गया, प्राथमिक घाटा इतना हो गया। तो ये जो टर्म आप सुनते हैं बेसिकली इसी चैप्टर के अंदर आप सारा चीज समझने वाले हो। ठीक है, फिर यहां पर आइए, जो 5वां आपका चैप्टर दिख रहा है यहां पर, ये भी बड़ा मजेदार है, जहां से आप जानना चाहते हो कि सर $1 की कीमत आज 86 रुपए से भी ज्यादा क्यों हो गई। ठीक है, और कैसे इसका मूल्य तय होता है कि $1 का कीमत ₹1 होगा या $1 की कीमत 86 रुपए होगा, ये कैसे तय होता है, सब कुछ सीखेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, एक तो भुगतान संतुलन और दूसरा जो मूल्य निर्धारण है, कह लीजिए विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारण, यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। ठीक है ना, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो व्यापार चक्र वगैरह को भी समझते हैं। तो 8 अंक का ये चैप्टर आपका होने वाला है यूपी बोर्ड के अंदर। अब सर कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा मजेदार है, एक बार हाईलाइट कर दो। देखो, सबसे जो इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको लगने वाला है चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद हम कह लें, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आपको ज्यादा अंक दिलाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों क्लियर हैं, इसका मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपके पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं, क्योंकि परिचय जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है, उसमें कुछ टर्म्स केवल ध्यान रखने हैं बस। ठीक है, अब यहां पर आइए, इसमें कौन सा मजेदार है, इसमें सबसे मजेदार है आपका राष्ट्रीय आय। उसके बाद आप देखोगे इस वाले चैप्टर को। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुद्रा एवं बैंकिंग सभी बच्चे जानना चाहते हैं, तो ये तो 5 स्टार के साथ जाता है हमेशा। ठीक है, और मैंने क्या कहा, बजट चैप्टर आपको जानना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लगता है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अब यहां पर देखोगे भुगतान संतुलन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो हम कह लें कि ये सभी के सभी चैप्टर्स बड़े मजेदार हैं। ठीक है, लेकिन ये मजेदार तो तभी बनता है ना
जब आपको एक सही मैनर में पूरी तैयारी करने की जानकारी हो। तो अगर आप चाहते हो कि सर हम अपना डाउट पूछना चाहते हैं, लेक्चर्स लगातार हमें जो है चाहिए, रेगुलर चाहिए, ठीक है, बाकी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी चाहिए होता है, या फिर कह लो कि सर हम वो सब कुछ हल करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको अपने बैच के अंदर में मिल जाता है। तो परिश्रम यूपी स्टेट बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स 2026 बैच का नाम है। आप चाहो तो पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से या pw.live जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो एक्सेस ले लेना वहां से बैच का, ठीक है। ये बातें मैंने इसलिए बता दी ताकि कोई बच्चा बाद में ये ना कहे कि सर आपने बताया ही नहीं कहां से कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आपको जुड़ना है बैच के साथ तो pw.live जाइए और वहां पर सर्च करिए, बैच का नाम क्या है, तो परिश्रम यूपी स्टेट बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स 2026 बैच। पूरी तरीके से हिंदी माध्यम का बैच है, जहां आपको लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसायाध्ययन, गणित, अंग्रेजी, ये सभी पेपर्स करवाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। जाकर के चेकआउट एक बार जरूर कर लो कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप जाकर के एक्सप्लोर भी कर सकते हो, पहले डेमो लेक्चर वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो इस वीडियो के चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है। हम अब अगली जब कभी वीडियो तैयार करेंगे तो आपके सवालों का जवाब उसमें जरूर शामिल करेंगे। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली किसी वीडियो अपडेट में। जय हिंद, जय कॉमर्स।